युद्ध के 32वें दिन इस बात का गुना हिसाब हो रहा है कि किसके पास क्या हथियार हैं। जानकार बता रहे हैं कि अब तक 1200 मिसाइल जो है वो ईरान ने फायर किए हैं, साथ ही 4000 ड्रोन जो है वो उसने फायर किए हैं और 2400 इंटरसेप्टर, जो महंगा इंटरसेप्टर है, वो इजराइल और अमेरिका का बर्बाद हुआ है। वहीं इजराइल ने कहा है कि अब सिर्फ 148 जो मिसाइल हैं वो ईरान के पास सेफ हैं, अब उतना ही बचे हैं। ईरान ने कहा है कि अच्छा है, वो खुशफहमी में रहे। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि हम जिस समय चाहें होर्मुज स्ट्रीट खोल सकते हैं। लेकिन अब तक दुनिया में सबसे शानदार सेना का प्रवक्ता होने का सौभाग्य प्राप्त है इस शख्स को। ये शख्स के शब्दों में इतनी तल्खी है और इतना सटीक जवाब होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आप बोल क्यों रहे हो, अगर आपकी इतनी हैसियत है अमेरिका की होर्मुज स्ट्रीट खोलने की तो खोल के दिखा दो। इसी शख्स ने कहा था कि फारस की खाड़ी के बुचरखाने में इजराइल और अमेरिका फंस गया है, अब जब हम चाहेंगे वो तभी निकलेगा। और इसी शख्स ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को वीडियो गेम का बहुत शौक है, उसे पता नहीं है कि इस बार ईरान से पाला पड़ा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, इस्फहान पर अमेरिका ने जिस तरह की बमबारी की है उसके बाद दुनिया को ये समझ में आने लगा है कि दरअसल अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान पर कब्जा करना चाहता है। वो न तो स्कूल देख रहा है, न अस्पताल देख रहा है, न वहाँ के आम लोगों को देख रहा है। कहा जा रहा है कि ये बम है, शुरुआत में तो कहा गया कि 1000 केजी का ये बम है, लेकिन कई लोग इसको लेकर अटकल लगा रहे हैं। जिस तरह के गुब्बार उठा, जिस तरह का आग फैला इस्फहान शहर पर, ईरान का सबसे पुराना शहर है, माना जाता है कि ईरान का सबसे सेफ और मिसाइलों का ज़ख़ीरा वहीं है और वहीं पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खुद तुर्क पर लगाया था। लेकिन अब तक ईरान की तरफ से जो छन छन कर खबरें आ रही उससे साफ है कि ईरान का इससे बाल भी बांका नहीं हुआ है। दरअसल उसके मिसाइल का जो ज़ख़ीरा है वो पहाड़ के कंदराओं में है और पहाड़ के कंदराओं में 200 फीट नीचे है। पहाड़ ज़मीन के लेवल से पहाड़ की ऊंचाई कहीं 200, कहीं 400, कहीं 1000 फीट है। उसके बाद पहाड़ के लेवल से 200 फीट नीचे है। ये बात साफ है कि ईरान के मिसाइल्स को तब तक नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक उन गुफाओं में, कंदराओं में लोग नहीं जाएं, उनकी सेना नहीं जाए। और इसलिए अमेरिका अपने पैदल सेना को, ज़मीनी सेना को नीचे उतारना चाहता है। लेकिन अब ये दूर की कौड़ी है। युद्ध के 32 दिनों बाद तो यही लग रहा है कि अब बारी इजराइल की है। ईरान ने अब सारे लोक लाज छोड़ दी हैं और इजराइल में लगातार रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम और मिसाइलें दागी जा रही है। सवाल है कि अगर ईरान के पास 148 मिसाइल बचे हैं तो ये संभव है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहता, वो सीज फायर नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। वही खबर है कि चीन ने तेल के बदले 1000 ड्रोन जो है वो भेजे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान ये ड्रोन भेजा गया है, क्योंकि ईरान से कुछ बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अफ़गानिस्तान का ही बॉर्डर लगता है, ईरान का ही बॉर्डर लगता है। तो ये बड़े ख़तरनाक संकेत हैं कि ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है। और रूस और चीन तो साफ हो गया है कि वो मदद कर रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि ईरान को पश्चिम देशों का कोई समझौता नहीं मानना चाहिए। जब पश्चिम के देशों ने, यूरोप ने खासकर, इस समझौते को तोड़ दिया है तो इन्हें नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर वीपन के हालात बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले एक शख्स ने इसी बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया है कि मैं इस पाप को और होल्ड नहीं कर सकता और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि ईरान पर न्यूक्लियर वीपन की तैयारी हो रही है। कुछ लोग तो ये भी शक जता रहे हैं कि इस्फहान पर जो हमला हुआ है कहीं वो उसी तरह के बम का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन अभी इसकी IAEA और इंटरनेशनल एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरह का वो धमाका हुआ है उससे शक गहराता जा रहा है। लेकिन क्या ईरान इससे घुटने पर आएगा? क्या वो झुक जाएगा? सच्चाई तो यही है कि इन हालातों के बावजूद, युद्ध के 32 दिन बीत जाने के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इजराइल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और खाड़ी देशों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।
और उससे भी बड़ी मुश्किल दुनिया में गैस और तेल की किल्लत हो रही है। लेकिन अगर लॉजिस्टिक रूप से बात करें तो ये तय है कि इन सब के लिए ईरान और अमेरिका में कौन जिम्मेदार है। सवाल है कि ईरान तो हमला करने नहीं गया था, हमला तो अमेरिका ने किया, हमला तो इजराइल ने किया। सवाल है कि कौन लोग हैं जो लोकतंत्र के पहरेदार बने हुए हैं। क्या फिलिस्तीन पर हमला लोकतंत्र लाने के लिए किया गया था? क्या ईरान पर हमला लोकतंत्र लाने के लिए किया गया है? आप कैसा लोकतंत्र लाना चाहते हैं जिसमें निर्दोष लोगों को मार रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल ग्रेटर इजराइल बनाने की फिराक में था इजराइल। वो पहले ही फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर चुका था। हाल ही में उसने लेबनान पर भी बमबारी की थी और उसके बाद उसकी कोशिश थी कि ईरान जो उसके रास्ते का अंतिम कांटा है उस पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं इजराइल की कोशिश थी कि खाड़ी देशों में बैठकर जब अमेरिका हमला करेगा और अगर गलती से ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया तो खाड़ी देश उस पर हमला कर देंगे। लेकिन युद्ध के 32 दिनों के बाद तो ये साफ हो गया कि एक भी खाड़ी देश ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की भी तैयार नहीं है। इसके क्या संकेत है? इसके संकेत ये हैं कि दुनिया भर के, खासकर मुस्लिम्स ही नहीं, वो तमाम प्रोग्रेसिव लोग, जो अहिंसा में भरोसा करते हैं, जो शांति में भरोसा करते हैं, वो सब अमेरिका के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, खुद अमेरिका के लोग, 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका एक बड़ी आर्थिक तकलीफ में चला गया है, विपत्ति में चला गया है। आज तो एक बड़ी प्रवक्ता, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता, जो डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से नहीं बात कर रहे होते हैं तो उनकी प्रवक्ता बात करते, उन्होंने कहा कि युद्ध में जो भी अमेरिका का खर्च हो रहा है वो पैसा खाड़ी देशों से लिया जाएगा। मतलब सोचिए, खाड़ी देशों के साथ भी अमेरिका खेल कर रहा है। कोशिश तो उसकी यही थी कि खाड़ी देशों में बैठकर ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान अगर खाड़ी देश पर हमला करेगा तो खाड़ी देश युद्ध में उतर जाएंगे। ऐसे में तेल पर उसका कब्जा है, ईरान पर भी कब्जा हो जाएगा और साथ में वो खाड़ी देश को भी हथियार बेचेंगे और ईरान को भी हथियार बेचना चाहेंगे। लेकिन ईरान की अपनी तैयारी इतनी मुकम्मल है कि 32 दिनों के बाद ये साफ हो गया है कि वो युद्ध से बाहर नहीं आने वाला है, वो युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला है। और अब तक अगर आप युद्ध के लिहाज से बात करें तो तेहरान में भले रिफाइनरी जलाया गया हो, भले आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा हो, लेकिन अभी भी ये साफ है कि ईरान को सैनिक रूप से इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उसके 2 बड़े नेता जरूर शहीद हुए हैं, खामनेई और लारिजानी। कहा जा रहा है कि ईरान के खामनेई को अमेरिका ने इसलिए मार दिया क्योंकि उनकी भाषा पसंद नहीं थी, उनकी बातचीत पसंद नहीं थी। सोचिए किस तरह का तर्क है। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था। अभी हाल ही में अमेरिका कह रहा था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अभी उसने क्यूबा, फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा के देश को ब्लैकआउट कर रखा है। आपको क्या लगता है, इतना सब सुनने के बावजूद आपको लगता है कि अमेरिका लोकतंत्र और न्याय चाहता है या वो डिक्टेटरशिप है? कुछ लोग तो उसकी तुलना हिटलर से भी कर रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह उनको हिटलर का जो स्वरूप था वो याद आ रहा है। इजराइल में एक कानून पास हुआ है जिसका जश्न शैंपेन पी के मना रहे हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और जिस समय कानून पास हुआ उस समय बेंजामिन नेतन्याहू संसद में था। सोचिए, उसी संसद में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। कानून ये पास हुआ है कि लगभग 10 से 11 हज़ार फिलिस्तीनी जो हैं वो उनको कैदी बनाकर इजराइल ने अपने थाने में रखा हुआ है, अपने जेलों में, और उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लोग इसे गैस चैम्बर से याद कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था इन्हीं यहूदियों के साथ, वही ये दोबारा फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। और सोचिए, अब दुनिया में सोशल मीडिया है, अब इस तरह के जो पाप हैं वो दुनिया का कोई भी देश अब छुप नहीं रहा है और लगातार इस बात को दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो रहा है। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ईरान की महिला, एक बड़ा बिजली प्लांट है, वहाँ पर अमेरिका ने कहा कि हमला करेंगे। वहाँ पर ईरान की एक महिला जो है वो म्यूज़िक बजा रही हैं, संगीत बजा रही हैं। ये है ईरान की नेक नियति, ये है ईरान की ताकत, ये है ईरान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। तो 32 दिनों के बाद ये साफ हो गया। इजराइल में बड़ी बगावत हो रही है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि बंकर में बदबू फैल गई है, लाशें सड़ रही है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। सोचिए, कभी दुनिया का मजबूत देश, ताकतवर देश इजराइल के लोग 50 लाख लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 हुक्मरान, एक बेंजामिन नेतन्याहू और एक डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसकी सत्ता बनी रहे। और उस पर जो आरोप लग रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू पर तो भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि उसको सजा हो सकती है।
वही डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम है। इन तमाम खबरों से दुनिया के लोग अब पूरी तरह से अवगत हैं और उनको पता है कि ये दोनों लोग युद्ध में इसलिए हैं कि अपनी अपनी खाल बचा सकें, अपनी अपनी सत्ता बचा सकें। लेकिन इनके सत्ता बचाने के चक्कर में दुनिया के करोड़ों लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर और लाचार और बेबस हो जाएंगे। पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत है। भारत में भी जो गरीब लोग हैं वो शहरों से पलायन कर रहे हैं और ये अब भारत के चैनल्स भी दिखाने लगे हैं। तो सोचिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस युद्ध का दुनिया पर असर पड़ रहा है, लेकिन सवाल है कि ईरान पर क्या अमेरिका जीत जाएगा? ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। 32 दिनों के युद्ध के बाद ये साफ हो गया है कि ईरान ने एक बड़े लंबे जंग की तैयारी की है और वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक ईरान से अमेरिका भाग न जाए। खाड़ी देशों से तो अमेरिका भाग चुका है। तो इस युद्ध में अब तक के अगर आप आंकड़ों की बात करें तो ईरान ड्राइविंग सीट पर है। उसके निर्दोष लोग जरूर मारे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अमेरिका अब चीन से पीछे की इकॉनमी हो गया है। वहीं रूस इस युद्ध में लगातार इंटरफेयर कर रहा है। रूस ने हाल ही में एक बड़ा तेल का जहाज क्यूबा भेजा है और उसकी कोशिश है कि सीधे सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व हुआ जाए, क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन के पीछे यूरोप और अमेरिका है। तो ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है और युद्ध जितना बड़ा होगा, जितना लंबा चलेगा, पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत होगी और गरीब लाचार लोग बेबस हो जाएंगे। वहीं इजराइल की बात करें तो उसकी करतूतों की, बेंजामिन नेतन्याहू की करतूतों की सज़ा इजराइल के लोग को भुगतनी पड़ रही है। वहाँ अब रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिर रहे हैं, बंकरों में लोग सड़ रहे हैं। वहीं लेबनान का जो लड़ाका है हिजबुल्लाह, वो हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, हुती हमला कर रहा है और इजराइल ने इस युद्ध में अपने ही लोगों को नर्क में धकेल दिया है। तो ये तो तय है कि ईरान को भी नुकसान है, लेकिन अब तक सैनिक नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही है। लेकिन सोचिए, ईरान तो अपनी अस्मिता, आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है। उस पर विदेशी कब्जा न कर ले, इसके लिए लड़ रहा है। कमज़ोर के पास क्या होता है, लड़ो नहीं तो मरोगे। लेकिन अमेरिका जो अब तक दुनिया का सुपर पावर था, साधन संपन्न देश था, जिसकी लोग कस्में खाते थे, जो हथियारों का कारोबारी था, जो डॉलर में दुनिया को बिजनेस करता था, आज दुनिया का कोई भी देश अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे खड़ा नहीं है। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।